गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड के पेपर 12th को हम पढ़ रहे थे। उसकी यूनिट 3 हमने पढ़नी स्टार्ट की थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। इससे पहले आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि रिकम्बिनेशन क्या होता है, रिकम्बिनेशन के कितने प्रकार होते हैं। इसमें से हमने 3 प्रकार पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने होमोलोगस रिकम्बिनेशन, दूसरा पढ़ा था हमने साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन और तीसरा था ट्रांसपोजोन्स। होमोलोगस रिकम्बिनेशन हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि इन दोनों के नाम में क्या फ़र्क है। पहला अंतर है होमोलोगस। होमोलोगस क्यों बताया था, मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस का मतलब होता है कि दो होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्स के बीच में यदि डीएनए का या डीएनए के खंड का क्रॉसिंग ओवर होता है तो या फिर रीअरेंजमेंट होता है, उसे हम कहते हैं होमोलोगस रिकम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन में इसमें होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्स नहीं है। यहाँ पे पूरा जो डीएनए डुप्लेक्स है वो एक दूसरे के होमोलोगस नहीं होते। होमोलॉजी तो होती है लेकिन वो सिर्फ एक छोटे से पोर्शन में होती है। समझ रहे हैं अंतर? एक तो ये है कि दोनों ही गुणसूत्र एक दूसरे के होमोलोगस हैं या समझाते हैं, और यहाँ साइट स्पेसिफिक में क्या है कि होमोलॉजी तो होती है, समझाता होती है, लेकिन कुछ पोर्शन में ही होती है, डीएनए के कुछ भाग में ही होती है। तो site-specific recombination is a term used to describe a group of processes in which DNA molecules are rearranged by breaking and rejoining the strands at specific points. तो यहाँ पे जो मेन अंतर है, देखिए, ब्रेकिंग एंड रिजॉइनिंग ये दोनों में होती है। ये होमोलोगस में भी थी, इसमें भी थी, टूटना और जुड़ना। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि ब्रेकिंग एंड रिजॉइनिंग ऑफ होमोलोगस स्ट्रैंड्स, यहाँ पर है ब्रेकिंग एंड रिजॉइनिंग द स्ट्रैंड्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। कुछ पर्टिकुलर साइट है, वहीं पर ही इसका ब्रेकिंग एंड रिजॉइनिंग होगा। अब वो पर्टिकुलर साइट कौन सी आगे हम डिस्कस करेंगे। जबकि होमोलोगस रिकम्बिनेशन में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट नहीं होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम में कहीं पे भी रिकम्बिनेशन हो सकता है। तो यह अंतर समझ पा रहे हैं आप। साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन इन्वॉल्व्स 2 शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस। साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि डीएनए की 2 छोटी सी साइट्स इन्वॉल्व होती है। क्योंकि साइट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्थान, और एक पर्टिकुलर स्थान मतलब छोटा स्थान, न कि बहुत बड़ा स्थान। तो यहाँ पर यह है कि साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन इन्वॉल्व्स 2 शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस विच मे बी विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स और इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि 2 साइट्स एक ही डीएनए डुप्लेक्स के अंदर हो सकती है या फिर 2 अलग अलग डीएनए डुप्लेक्स के अंदर भी हो सकती है। इसलिए क्या बोलते हैं, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसका, मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल, या फिर अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल में। A specialized recombinase enzyme recognizes the site and then promotes a rearrangement of the DNA such that the left end of the one side became joined to the right end of other side। अब ये जो लाइन है ये हम एक बार जब पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में एंड में आप समझ पाएंगे कि ये लाइन क्या कह रही है। या एक्चुअली ये लाइन बता रही है कि पहली बात तो कि कौन सा एंजाइम होता है जो कि रिकम्बिनेशन करवाता है। कौन सा रिकम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। उस एंजाइम को हम बोलते हैं, यहाँ पे आप मेंशन किया है हमने, दैट इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेज। एक एंजाइम का नाम है रिकम्बिनेज। अब इस रिकम्बिनेज एंजाइम अलग अलग, जैसे जहाँ पे हम पढ़ेंगे साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन, तो इसके पर्यायवाची नाम काम में लिए गए हैं। बहुत सारे अलग अलग नाम है, लेकिन बेसिकली जो एक पूरा ग्रुप ऑफ एंजाइम है वो कहलाता है रिकम्बिनेज। और जो बाकी मैंने बताया आपकी लेफ़्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर हो जाता है और कैसे रीअरेंजमेंट होता है, तो वो जब हम एक बार प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो समझ में आया आपको। साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर साइट पे होने वाला रिकम्बिनेशन, उसी साइट पे होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन रिएक्शन अकर इन वर्चुअली एवरी सेल। देखो, प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है, बट देयर फंक्शंस आर स्पेशलाइज्ड एंड वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू नेक्स्ट। अब इसकी जो प्रोसेस है वो समान, जैसे होमोलोगस रिकम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक वाला मॉडल पढ़ा था, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक वाला पढ़ा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 या 2 मॉडल के द्वारा इसको समझा पाएंगे, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करती है, उनमें विभिन्नता आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है इसके प्रोसेस के अंदर।
अब जो मेन फंक्शंस होते हैं साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन के द्वारा वो कौन कौन से होते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, जीनों की अभिव्यक्ति को रेगुलेट किया जाता है कुछ जीनों की अभिव्यक्ति को, पहला तो फंक्शन ये है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ प्रोग्राम्ड डीएनए रीअरेंजमेंट। प्रोग्राम मतलब कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद में डीएनए थोड़ा बदलेगा और कुछ अलग जीन एक्सप्रेस होंगे, तो वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब अलग समय के अनुसार उनको उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, डीएनए अरेंजमेंट करना। अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड मैन्यूअर, जब अपन पढ़ते हैं विकास या उसका डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में हमने देखा है कि अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पे कुछ अलग अलग प्रोसेसेस होती है, अलग अलग जीन अभिव्यक्त होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स की अभिव्यक्ति है ये भी साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन के द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं। एंड डीएनए रीअरेंजमेंट टाइड टू द रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ सम वायरल एंड प्लाज्मिड डीएनए। जो हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया पे जो वायरस अटैक करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, और साथ ही में प्लाज्मिड डीएनए जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो इनके अंदर भी जो रेप्लिकेशन साइकिल है उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। तो ये क्या बताया गया है हमको, ये कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन काम में लिया जाता है। हम ये सारे उदाहरण नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें से सबसे मेन एक ही उदाहरण पढ़ेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है इंटीग्रेशन एंड एक्सीजन ऑफ फेजेस। ये है कि फेजेस का जुड़ना और एक्सीजन मतलब हटना, निकलना, इसमें क्या काम में लिया जाता है? साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। अब फेज़ की बात करें अगर हम, फेज़ मतलब जीवाणु भोजी, जैसे हम बैक्टीरियो फेज़ बोलते हैं तो उसी को हम शॉर्ट में फेज़ बोलते हैं, और फेज़ का मतलब होता है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी की आपने पढ़ा होगा कि जीवाणु भोजी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइटिक और एक होता है लाइसोजेनिक। लाइटिक को हम बोलते हैं उग्र प्रकार के, जो क्या करते हैं जब एक बार जब वो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो साथ में वो बैक्टीरिया की कोशिका को नष्ट कर देते हैं, उनके डीएनए को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं और साथ में वो खुद मल्टीप्लाई करके मुक्त हो जाते हैं। ये हुआ लाइटिक, जिसको हम उग्र प्रवृत्ति बोलते हैं या वायरुलेंट बोलते हैं। इसका उदाहरण हमने पढ़ा है कि T4 फेजेस और T7 फेजेस, तो ये T फेजेस होते हैं वो सब हम पढ़ते हैं किसमें? उग्र प्रवृत्ति वाले में या फिर वायरुलेंट फेजेस में, जिनमें लाइटिक साइकिल होता है। दूसरा हमने पढ़ा है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल जो बैक्टीरियो फेज फॉलो करते हैं उनका उदाहरण है लैम्डा फेज, सबसे मुख्य उदाहरण उनका लैम्डा फेज है। लैम्डा फेज की खासियत ये होती है कि जब यह बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो ये बैक्टीरिया की कोशिका को डैमेज नहीं करते। इनका जब ये बैक्टीरिया पे को इन्फेक्ट करते हैं तो लैम्डा फेज का डीएनए बैक्टीरिया की कोशिका में प्रवेश करता है। बैक्टीरिया की कोशिका में जाके वह डीएनए बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में जुड़ जाता है, और जैसे जैसे बैक्टीरिया की कोशिका मल्टीप्लाई करती है साथ में वो वो फेज का जीनोम है वो भी मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है लाइसोजेनिक साइकिल में कि यहाँ पे जीवाणु कोशिका डिग्रेड नहीं हो रही है, नष्ट नहीं हो रही है, जबकि वह मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये बात हुई किसकी? लैम्डा फेज़ की। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन, ये कहाँ पाया जाता है कि लैम्डा फेज़ का जीनोम किस प्रकार से बैक्टीरिया के जीनोम से जुड़ता है। और आपने पढ़ा होगा कि एक टाइम के बाद में ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है वापस लाइटिक में भी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो जीनोम जुड़ चुका है वो बैक्टीरिया के जीनोम से वापस अलग भी हो जाता है, और ये जो जीवाणु भोजी है पुनः क्या हो जाता है? लाइटिक हो जाता है। तो इस प्रकार से फेज जीनोम का बैक्टीरिया के जीनोम के साथ जुड़ना और फेज जीनोम का बैक्टीरिया के जीनोम से निकलना किस प्रोसेस के कारण होता है? वो होता है साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है। आपको समझ में आई बेटा बात कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लैम्डा फेज़ की। लैम्डा फेज़ कौन सा फेज़ होता है? वह एक प्रकार का संयत फेज़ होता है या टेम्परेट होता है या अनुग्रह होता है। इसमें कौन सा साइकिल पाया जाता है? लाइसोजेनिक साइकिल पाया जाता है या लयकारी साइकिल पाया जाता है। इतना आपको समझ में आया? तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से यह काम करता है, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन इन लैम्डा फेज़। तो पहले हम एक बार एक एक पॉइंट लेंगे और उसको हम डायग्राम के साथ समझेंगे। तो पहली बात यह है, आप ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है।
द ई कोलाई क्रोमोसोम कंटेन वन अटैचमेंट साइट। अब यहाँ पे पहली बात होती है अटैचमेंट साइट। अटैचमेंट मतलब एक दूसरे के संपर्क में आना, ऐसी साइट जहाँ पे दोनों सजीवों के या दोनों ऑर्गेनिज्म के डीएनए एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। कौन से दो ऑर्गेनिज्म है? एक है लैम्डा फेज और एक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा है? ई कोलाई। आप जानते हैं कि लैम्डा फेज का होस्ट कौन है? ई कोलाई। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ई कोलाई की और लैम्डा फेज की। तो इन दोनों के जीनोम में क्या होता है? एक एक अटैचमेंट साइट पाई जाती है। जो अटैचमेंट साइट ई कोलाई में पाई जाती है उसको हम कहते हैं अटैचमेंट बी। ATT का मतलब होता है अटैचमेंट, बी का मतलब होता है बैक्टीरिया। तो अटैचमेंट साइट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एट बी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ATT आपको स्मॉल लेटर में लिखना है और कैपिटल बी जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके। अब इसके बाद में है कि द साइट इज़ ओनली 30 बेस पेयर इन साइज। जो अटैचमेंट बी साइट है यह सिर्फ 30 बेस पेयर साइज़ की होती है और इसमें इसी 30 बेस पेयर साइज़ में 15 बेस पेयर का एक रीजन पाया जाता है जो कि क्या होता है? होमोलोगस या समजात होता है। किसके? जीवाणुभोजी मतलब लैम्डा फेज के जीनोम के एक पर्टिकुलर रीजन के साथ। समझ रहे हैं आप? होमोलॉजी तो यहाँ पे भी ज़रूरत है। जो हमने होमोलोगस रिकम्बिनेशन पढ़ा था तो वहाँ तो पूरा का पूरा डीएनए ही एक दूसरे के होमोलोगस थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक छोटा सा पोर्शन जो कि है 15 बेस पेयर का, वो किससे होमोलोगस है? वो है जीवाणुभोजी के डीएनए से होमोलोगस है। द स्ट्रक्चर ऑफ रिकम्बिनेशन साइट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय BOB प्राइम। ये हम पढ़ेंगे आगे। ये देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ई कोलाई के जीनोम की। ई कोलाई के जीनोम में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको साइट दिख रही है B से लेके B प्राइम तक, इसको हम कहते हैं अटैचमेंट B। लिखा हुआ है ATT B। अब यहाँ पे जो बीच में आपको येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? ये वो जो 15 बेस पेयर का मैं बोल रही थी कि कंजर्व्ड रीजन होता है जो कि होमोलोगस होता है किसके साथ में? जीवाणुभोजी के साथ। उसको हम कहते हैं, ये है 15 बेस पेयर का होमोलोगस रीजन। ओके, ये बात हुई ई कोलाई की। सिंपल है। अगर ये चीज़ हम लैम्डा फेज में बोलें तो लैम्डा फेज का जीनोम आप जानते हैं कि एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाया गया है, क्योंकि एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब तक ये लैम्डा फेज का जीनोम लैम्डा फेज के अंदर रहता है यह सर्कुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही लैम्डा फेज का जीनोम कहाँ आ जाता है? बैक्टीरिया में आ जाता है। यह सॉरी हमने उल्टा बोल दिया कि जब ये वहाँ रहता है जीवाणुभोजी में तो यह क्या रहता है? लीनियर फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही यह बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है यह सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्कुलर फॉर्म ऑफ लैम्डा डीएनए। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो साइट होती है उसका नाम होता है अटैचमेंट P, ATT कैपिटल P। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं PO P प्राइम। ये जो P के ऊपर डैश है इसको प्राइम बोलते हैं, तो PO P प्राइम। इसमें भी मध्य में एक कंजर्व्ड रीजन होता है जो कि किसका कॉम्प्लीमेंट, जो होमोलोगस होता है बैक्टीरिया के अटैचमेंट B साइड का। तो बेसिकली जो येलो कलर का आपको पोर्शन दोनों में दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस या समजात है, और इन्हीं दोनों रीजन के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ से क्या होगा? ये रीजन एक दूसरे इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेगा और ये रीजन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा? ये जो जीनोम है दोनों जीनोम आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से समझिए। इतना समझ में आ गया आपको कि अटैचमेंट P मतलब अटैचमेंट साइट ऑफ फेज, अटैचमेंट B मतलब अटैचमेंट साइट ऑफ बैक्टीरिया। इसको BOB प्राइम बोलते हैं, उसको POP प्राइम बोलते हैं। दोनों के बीच में होमोलॉजी होती है किसकी? 15 बेस पेयर रीजन की। अब जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है इस येलो वाले पोर्शन में तो क्या होगा? गैल बी के बाद में यहाँ से आप क्या कनेक्ट हो जाओगे? यहाँ पे P प्राइम पे सीधा। तो आप देखिए B के बाद में क्या आ गया? P प्राइम। B के बाद में क्या आ जाएगा? P प्राइम। वैसे ही इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया? P के बाद में क्या आ जाएगा? B प्राइम। ये P और B प्राइम आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, और इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज और का जीनोम और साथ में बैक्टीरिया का जीनोम दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं B और B प्राइम के बीच में कौन आ गया? पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज का जीनोम। और ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये क्रॉसिंग ओवर वाला रीजन है। तो सिंपल सा बस आपको ऐसे क्रॉस बनाएंगे तो आप खुद ये पोर्शन बना लेंगे अपने आप कि किस प्रकार से इनकी रिजॉइनिंग होती है। तो ये क्या कहलाता है? साइट स्पेसिफिक
रिकम्बिनेशन, कि पर्टिकुलर साइट पे अटैचमेंट पी और अटैचमेंट बी क्या है, वो साइट जहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस रिकम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही जुड़ा ही रहेगा, वापस इसमें एक्सर्जन भी होता है, मतलब ये इससे अलग भी हो सकता है। तो इसका जो प्रोसेस अभी हुई है उसका उल्टा प्रोसेस होगा, और क्या हो जाएगा, एक्सीजन के द्वारा वापस से लैम्डा डीएनए ई कोलाई के डीएनए से अलग हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस तो मैंने आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में बताई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं और ये प्रोसेस कौन कौन से एंजाइम्स करवाते हैं। तो पहला है द रिकम्बिनेशन जनरेट टू न्यू the recombination generate two new attachment sites, that is attachment R and attachment L, flanking the integrated phase DNA. Attachment L has the structure BOP prime and attachment R has structure POB prime। एक चीज़ और थी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिकम्बिनेशन के कारण दो अलग अटैचमेंट साइट हमको मिल गई। जो पहले कौन सी थी, POP प्राइम एंड BOB प्राइम, लेकिन आफ्टर रिकम्बिनेशन जो साइट हो गई वो क्या बोल रही होती है, BOP प्राइम एंड POB प्राइम। सिंपल है, BOP प्राइम बना कैसे है ये आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में मैंने क्या कहा था, सिंपल सा आपको एक क्रॉस में जोड़ देना है इन दोनों को, वापस आपको ये प्राप्त हो जाएगा। BOP प्राइम क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट लेफ्ट या अटैचमेंट L, और POB प्राइम राइट साइड में है तो इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट R या अटैचमेंट राइट। बहुत सिंपल है। तो ऐसे आपको बस क्या क्या याद रखना है कि आफ्टर रिकम्बिनेशन जो हमको नई अटैचमेंट साइट प्राप्त हुई वो क्या थी, अटैचमेंट L एंड अटैचमेंट R। द इंटीग्रेशन रिक्वायर लैम्डा इंटीग्रेज। अब यहाँ पे जो रिकम्बिनेज एंजाइम है उसका नाम क्या है, इंटीग्रेज। मैंने कहा था आपको रिकम्बिनेज एंजाइम ज़रूरत पड़ती है रिकम्बिनेशन में, तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है INT। इंटीग्रेज को हम क्या बोलते हैं, INT। जबकि जो एक्सीजन होता है, मतलब वापस से लैम्डा डीएनए का बैक्टीरिया के जीनोम से अलग होना, उसमें कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं। पहला होता है एक्सआईएस एंजाइम होता है बैक्टीरियोफेज का, जो कि एक्सीजन में कार्य करता है। और एक और एंजाइम है एक्सआईएस एंड एक्सआईएस फ्रॉम बैक्टीरियोफेज एंड FIS फ्रॉम बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया से भी एक एंजाइम चाहिए और बैक्टीरियोफेज से भी एक एंजाइम चाहिए। तो एक्सआईएस एंड FIS दो एंजाइम इसमें काम आते हैं। इसके साथ ही बोथ रिएक्शन रिक्वायर इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर और IHF, I फॉर इंटीग्रेशन, H फॉर होस्ट एंड F फॉर फैक्टर। तो बेसिकली बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन में आपको 4 एंजाइम्स की या 4 प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इंटीग्रेज एंजाइम और IHF मिलके क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं बैक्टीरियल जीनोम को, किससे, बैक्टीरियल जीनोम से। जबकि XIS, FIS और IHF मिलके क्या करते हैं, फेज जीनोम से उसको, फेज जीनोम को बैक्टीरियल जीनोम से अलग करते हैं। ओके, अब इसमें आप आराम से ये एंजाइम्स दे रखे हैं, आप देख रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन बता रखी है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ये ई कोलाई का क्रोमोसोम है और ये फेज का डीएनए है। लैम्डा फेज में बीच में जो यहाँ पे वाइट कलर का पोर्शन है ये कौन सा है, ये होमोलोगस पोर्शन है जिसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। जो येलो कलर की साइड दे रखी है ये अटैचमेंट B है, जो रेड कलर की साइड है वो अटैचमेंट P है। और इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। कौन सा एंजाइम चाहिए, रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम देख रहे हैं लैम्डा इंटीग्रेज एंजाइम चाहिए जिसको हम INT कहते हैं, और साथ में IHF इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर भी चाहिए। और इसके कारण क्या बन जाता है, मैंने आपको बताया था अटैचमेंट L, अटैचमेंट R। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आपको बस कलरफुल पेन काम में लेने होंगे और ये डायग्राम बनाना होगा। इंटीग्रेटेड लैम्डा फेज बन जाता है। वापस इसमें रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है, मतलब ये वापस अलग भी हो सकता है। उसके लिए कौन कौन से एंजाइम चाहिए, हमको लैम्डा इंटीग्रेज चाहिए, IHF चाहिए। लैम्डा इंटीग्रेज एक्चुअली बेसिकली मेन उसमें काम आता है, ऑक्सीजन में भी काम आता है। IHF चाहिए, FIS चाहिए और XIS चाहिए। तो ये सब एंजाइम काम में आएंगे इसके ऑक्सीजन और इंटीग्रेशन के लिए। तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। आप डायग्राम्स पे ध्यान देंगे तो आपको साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने रिकम्बिनेशन दो रिकम्बिनेशन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम मैपिंग। धन्यवाद।